नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंसी टेस्ट की, जिसे हिंदी में पुरुषत्व परीक्षण या पुरुषत्व जांच या फिर मर्दानगी जांच भी कहा जाता है। पर हम ऐसा विषय पढ़ क्यों रहे हैं, इसके पीछे का कारण भी समझ लेना जरूरी है। दरअसल जो हमारे पास में करंट अफेयर की न्यूज है वह बताती है कि जनता दल सेक्युलर के सांसद प्रज्वल रेवन्ना देश में वापस आ गए हैं। ये जर्मनी से वापस आए हैं और जैसे ही इन्होंने देश में कदम रखा है, इन्हें विशेष जांच दल के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है यौन उत्पीड़न के मामलों में। हालांकि बीते दिनों ये बात बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि इनके अलग अलग सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो वीडियो है सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से फैल रहे थे। लेकिन इनके ये वीडियो वायरल होने से पहले ही यह देश से बाहर जा चुके थे, तो इसीलिए देश में आने का इनका इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही देश में आए, तुरंत विशेष जांच दल ने पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया। अब इनके मेडिकल परीक्षण किया जाएगा और इनके जो मेडिकल टेस्ट होने वाले हैं उसमें यह भी माना जा रहा है कि पोटेंसी टेस्ट भी कराया जाएगा, मर्दानगी जांच भी इनकी होगी। पर क्यों करा रहे हैं, क्या है इसके पीछे के कारण, हर एक बात समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज यह है कि संस्कृति आईएएस आपके लिए शुरू करने वाला है एक समर सेल। जो समर सेल शुरू हो रही है, यह शुरू हो रही है 1 जून को और 5 जून तक आपके लिए अवेलेबल रहेगी। इस दौरान आपको सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव, टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पर 50 से 75% तक की छूट दी जाएगी। तो इस छूट में जो जो कोर्सेज शामिल है उनकी पूरी लिस्ट है आप लोग के सामने। तो आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए जो भी कोर्स लेना चाहें, बिल्कुल आप लोग इस समय सीमा के भीतर ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं एक प्रश्न जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। काफी अच्छा प्रश्न है, चीजों को समझने जानने का उत्तर जरूर दीजिएगा। अगर आप पहले भी दे सकते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है, वहीं अपनी मुख्य परीक्षा के नोट्स जरूर बना लीजिएगा। मामला समझते हैं क्या है पूरा का पूरा। तो देखिए, जनरली जब कभी भी यौन उत्पीड़न के या बलात्कार के केस पहुंचते हैं कोर्ट के अंदर, तो बहुत बार जो आरोपी पक्ष होता है वह पक्ष कोर्ट में यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, दरअसल वह व्यक्ति यौन क्रियाएं करने में सक्षम नहीं है। अल्टीमेटली कहा जाए तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से सेक्स नहीं कर सकता। उसकी जो गुप्तांग है या फिर जो उसके जननांग है वह प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। ऐसे टेस्ट की रिपोर्ट दिखाई जाती है कोर्ट में और कोर्ट में ऐसी रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद में आरोपी को बरी करवा लिया जाता है। और ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट हम लोगों ने मूवी में भी देखे हैं ना, बहुत सारी ऐसी मूवी भी है जहां पर भी ऐसी चीजें दिखाई गई हैं कि आरोपी को सिर्फ इस आधार पर बचा के ले जाया जाता है कि वह नामर्द है या वह पोटेंसी टेस्ट के अंदर फेल हो गया है। तो ऐसा ही कोई मामला आगे सामने ना आ जाए, इसी वजह से पहले ही सभी जांच करवा ली जा रही है। तो इसी वजह से जो टेस्ट है मर्दानगी टेस्ट, इसके अंदर मेनली यह चेक किया जाता है कि जो पुरुष पक्ष है जिसने यौन उत्पीड़न किया है या जिसने बलात्कार किया है, अगर मामला बलात्कार का है तो वह व्यक्ति यौन क्रिया करने में कितना सक्षम है, यह जांच करना। जब जब मर्दानगी टेस्ट किया जाता है, यानी कि जब जब पोटेंसी टेस्ट किया जाएगा, तो पोटेंसी टेस्ट के अंदर मेनली चेक किए जाते हैं जननांगों की स्थिति, कि आपके जो जननांग है वह कितना सक्रिय हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं, और आप यौन उत्पीड़न के लिए या किसी का बलात्कार करने के लिए या सेक्स करने के लिए आप कितना अधिक एक्टिव हैं या नहीं है, यह चीज देखी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं देखा जाता, इस टेस्ट के अंदर आपका वीर्य यानी कि सीमन और शुक्राणु यानी कि स्पर्म की कंडीशन भी चेक की जाती है कि क्या कंडीशन है। और आप अगर किसी भी प्रकार से किसी भी महिला को हैरेस करते हैं या अगर आप उसका रेप करते हैं तो गर्भधारण की स्थिति क्या होगी, आपकी अपनी स्थिति क्या होगी, वह सभी चीजों की जांच भी की जाती है। इसमें इरेक्शन और गर्भधारण की संभावना को पूरी तरह से देखा जाता है। मेनली इस प्रकार से ही होता है ये पूरा पोटेंसी टेस्ट। जो एक्सपर्ट है हमारे, जो भी मेडिकल एक्सपर्ट है, वह बताते हैं कि जो यह टेस्ट होता है इसके अंदर शारीरिक परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और विशिष्ट नैदानिक परीक्षण अलग अलग रूपों में शामिल होते हैं। जैसे कि खासतौर पर वीर्य विश्लेषण, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, क्योंकि वीर्य जो होता है वह डिपेंड करता है कि आपकी आने वाली सिचुएशन किस प्रकार की होगी। अगर रेप का मामला है या सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला है तो चीजें आगे किस प्रकार की हो सकती है, तो इन चीजों को समझना होता है इस टेस्ट के अंदर। वहीं इसके अलावा पेनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। पेनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड की स्थिति यह होती है कि आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, आपके जो जननांग है, उनके अंदर ब्लड का फ्लो किस प्रकार का है, वह कितने एक्टिव है, कितने एक्टिव नहीं है, किस प्रकार से वह सिचुएशन में वर्क करते हैं। हालांकि अलग अलग सिचुएशंस के अंदर उनकी एक्टिविटी भी देखी जाती है। देखा जाता है कि सामान्य परिस्थितियां रहें तो आप किस प्रकार से एक्टिव रहेंगे। और जैसे कि मान लीजिए कि यह पोटेंसी टेस्ट कौन कराने जा रहा है, पुलिस कराने जा रहे हैं। व्यक्ति के मन में पहले ही एक डर भी बना हुआ है कि भाई कुछ भी गड़बड़ हुई, अगर पोटेंसी टेस्ट में पास हो गए तो समझ लो उम्र कैद या इसके आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, भाई बड़ा गड़बड़ वाला मामला है। अब आप बात कर रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट के समय या फिर आप बलात्कार के समय व्यक्ति की पोटेंसी देखने की, कि भाई अगर व्यक्ति सामान्य स्थिति में हो तो किस प्रकार के उसके गुप्तांग रिएक्ट करेंगे, किस प्रकार से चीजें हो पाएंगी और उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, यही तो आप चेक कर रहे हैं मेनली। अब
तो एक सामान्य स्थिति आप सोचिए ना, मान लीजिए आपके मन में पहले ही डर है कि मान लीजिए इस टेस्ट में अगर पास हो गए तो पास होते ही समझ लीजिए फिर नहीं आ पा, जेल में ही बीतेगी जिंदगी। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है, मन का भय चीजों को एक्टिवेट होने देगा या नहीं होने देगा? क्या लगता है? डर अच्छे अच्छे की हालत खराब कर देता है। तो पोटेंसी टेस्ट के मामले में काफी सारे जो अलग अलग संदेह है ना, वह भी प्रस्तुत किए जाते हैं। पेनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड बताएगा कि ब्लड का फ्लो किस प्रकार रहता है, किस प्रकार की चीजें आप लोग आगे कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा दृश्य निर्माण प्रक्रिया में चेक किया जाता है कि व्यक्ति के जो गुप्तांग हैं, जो उसके प्राइवेट पार्ट है, उनकी स्थिति क्या है, कब कब कैसे कैसे रहते हैं, अलग अलग स्थितियों में जांच करना। तो इस प्रकार से ही ये सभी टेस्ट होते हैं। इन सभी टेस्टों को देखा जाता है आपके बाकी मेडिकल टेस्ट के साथ जोड़ करके चीजें क्लियर की जाती है कि आप मेडिकल टेस्ट जो है आपका, ये जो पोटेंसी टेस्ट है, उस पोटेंसी टेस्ट में आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। हालांकि अगर मामला इस प्रकार से कभी भी कोर्ट में जाएगा ना, तो व्यक्ति की उम्मीद यही होगी कि भाई मैं टेस्ट में फेल हो जाऊं, वही बेहतर है। जिंदगी जेल में बिताने से अच्छा है कि वे बाहर रह लो, चाहे आप ये मान के जी लो कि मर्दानगी टेस्ट में उस समय फेल ही क्यों ना होगा, तो कम से कम स्वतंत्र जीवन तो होगा। जनरली हम लोग सोचते हैं ना कि टेस्ट हो, हमारे एग्जाम हो, हम उसमें पास हो जाएं, पर ऐसे मामलों में व्यक्ति सोचता है कि फेल हो जाऊं तभी जीवन बचेगा, वरना जीवन नहीं बचने वाला है। तो इस प्रकार से टेस्ट किया जाता है, चिकित्सकों की निगरानी में किया जाता है, हर एक चीज व्यवस्थित की जाती है, सोची समझी जाती है, उसके बाद ही यह प्रकार के परीक्षण जो होते हैं वह कंप्लीट किए जाते हैं। तो प्रज्वल रवन्ना के भी इस प्रकार के ही टेस्ट किए जाएंगे, ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे, उसका जो स्पर्म है, सीमन की स्थिति है, उसके जो भी प्राइवेट पार्ट्स की स्थिति होगी, वह सब कुछ जांच की जाएगी। उसके बाद पता लगेगा कि वह पास हो रहा है या फेल हो रहा है। हालांकि वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हुई हैं, तो किसी भी रूप में वह अपने आप को निर्दोष सिद्ध कराने के लिए इस प्रकार का कोई भी सबूत कोर्ट में पेश करे कि मैं नामर्द हूं या मैं पोटेंसी टेस्ट में फेल हूं, तो उससे पहले ही चीजों को व्यवस्थित कर लेने के लिए इस प्रकार का टेस्ट पहले ही सुनिश्चित किया जाएगा। यह सभी चीजें सामने अभी आ रही हैं। अब पोटेंसी टेस्ट अगर कभी करवाया जाता है तो कोर्ट में जनरली क्या स्थिति रहती है, इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो आरोपी पक्ष है वह अपनी तरफ से पोटेंसी टेस्ट में फेल होने का प्रमाण कोर्ट में भेज सकता है कि देखिए जी मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब मेरी जो बॉडी है वह इस प्रकार से वर्क ही नहीं करती कि मैं किसी की तरफ सेक्स के लिए या बाकी चीजों के लिए अट्रैक्ट हो जाऊं या फिजिकल अट्रैक्शन मुझे हो, क्योंकि मेरी बॉडी में ये सभी चीजें है ही नहीं है। तो अब जब मेरी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं वह इस तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे हैं, एक्टिव ही नहीं हो रहे, तो मैं कैसे ऐसे काम कर सकता हूँ? तो ऐसे मामलों में बचने की संभावना बन जाती है। तो अब कोई व्यक्ति इस प्रकार चीजें अपनी प्रस्तुत करेगा, वहीं दूसरा पक्ष भी तो है, या तो जांच चल रही है, उस जांच के अंदर भी तो चीजों को निश्चित करना होगा ना कि क्या सच्चाई है। तो ऐसा ही देखा गया है कि अलग अलग केसों में पहले भी इस प्रकार के जो यह जांच होती है उसको सबूत के रूप में पेश किया जाता है। जनरली इस प्रकार की जांच को सबूत के रूप में पेश किया जाता है यौन उत्पीड़न के मामले में, तलाक के मामले में और साथ साथ पितृत्व मुकदमों के अंदर। क्यों? यौन उत्पीड़न के मामले में आप समझ रहे हैं कि आरोपी बचना चाहेगा कि भाई मैं बच के निकल जाऊं। तलाक के मामलों में बहुत बार हम देखते हैं कि जो नामर्दानगी होती है, पोटेंसी टेस्ट में फेल होना होता है, ये स्थिति तलाक का कारण बन जाती है। तो इस वजह से तलाक के मामलों में भी बहुत बार इस प्रकार की रिपोर्ट जो है वह प्रस्तुत होते हुए देखा हमने। पितृत्व मुकदमों में भी इस प्रकार की चीजें सामने आती है कि भाई चीजें व्यवस्थित हैं या नहीं है, ठीक है या नहीं है, और मतलब बच्चे आपके अपने हैं या नहीं है, किसी और के हैं, या कई और चीजें भी हो सकती है। तो तब भी इस प्रकार की कोई रिपोर्ट सबूत के रूप में पेश की जा सकती है। जनरली यह देखा जाता है कि तलाक और पितृत्व के जुड़े हुए जो मामले होते हैं उनमें मर्दाने की जांच के साथ प्रजनन जांच भी करवाई जाती है। ऐसा होता है, वो अब तक देखा गया। इसके साथ ही एक खास बात और है जो आपको समझ लेनी है, वह यह है कि जब जब पोटेंसी टेस्ट करवाया जाता है तो यह हमारे प्रशासन को और हमारी पुलिस को बहुत सारे मामलों में मदद भी पहुंचाती है, हमारी मेडिकल टीम को बहुत सारे मामलों में मदद पहुंचाती है, खासतौर पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में ही। बलात्कार के मामले में जनरली हम लोग बहुत बार ऐसी भी चीजें देखते हैं कि जब जब रेप होता है तो जो पीड़िता होती है वह बाद में प्रेग्नेंट हो जाती है। अब व्यक्ति ने ही रेप किया है या नहीं किया है, यह चीजें इसके माध्यम से भी सुनिश्चित होती है। पहली बात तो पोटेंसी टेस्ट बता देगा कि आप इस प्रकार की गतिविधि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वहीं इस दौरान जो आपका स्पर्म होगा वह बताएगा कि अगर पीड़िता प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट व्यक्ति जो है उसके गर्भ में जो बच्चा है उससे आपका डीएनए मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। पोटेंसी टेस्ट में आपका डीएनए भी पकड़ में आ जाता है और डीएनए को पकड़ करके पता लगा लिया जाता है कि क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें गलत हैं। अगर यहाँ पर डीएनए मैच कर गया तो समझ लीजिए रेप करने वाला व्यक्ति वही है जिसके ऊपर सारे आरोप लगे हुए हैं। अगर मैच नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ पर चीजें और अधिक सुलझ जाएंगी, उलझ भी जाएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन जरूरी है कि किसी निर्दोष को सजा ना मिले, ये भी तो हम लोग चाहते हैं ना। तो डीएनए भी मिल जाता है इस पोटेंसी टेस्ट के माध्यम से, जिससे चीजें क्लियर हो जाती हैं कि गर्भ में जो बच्चा है वह रेप करने वाले व्यक्ति का ही है, जिसके ऊपर आरोप है उसका ही है या
कोई और मामला इसमें छुपा हुआ है। ऐसे अनेक चीजें हैं। देखो भारत है, सब कुछ संभव है इस देश के अंदर, अलग अलग मामलों में अलग अलग चीजें देखता हुआ आया है हमारा इतिहास। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक मामले में अगर हम घुस रहे हैं तो एक साइड ही बतानी है, देखो बाकी चीजों को भी समझते हुए जाना जरूरी है। इतना क्लियर सभी लोग को? अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे मन मन में कि बताइए, आप एक व्यक्ति का यौन उत्पीड़न के मामले में मर्दानगी परीक्षण करा ले रहे हैं, पोटेंसी टेस्ट करा ले रहे हैं, क्या हमारे देश का कानून इसकी इजाजत देता है? प्रश्न होता है, बहुत लोगों के मन में उड़ जाता है। तो देखिए जी, बिल्कुल सही बात है, हमारे देश का कानून इसकी अनुमति देता है। कैसे अनुमति देता है? सीआरपीसी का सेक्शन 53 कहता है कि अगर कभी भी कोई पंजीकृत चिकित्सक है और वह यह आवश्यक समझे कि किसी मामले के अंदर, किसी केस के अंदर व्यक्ति की कोई जांच कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उस स्थिति में वह अपने स्तर पर चीजों को अप्रूव करेगा और अपने स्तर पर चीजों को अप्रूव करते हुए व्यक्ति की जांच करा सकता है। यह उसे अधिकार मिला हुआ है सीआरपीसी सेक्शन 53 के अंदर। तो जिस प्रकार से प्रज्वल रविन्ना के साथ में यह व्यवहार हो रहा है, उसका पोटेंशियल टेस्ट कराया जा रहा है, तो बिल्कुल हमारे देश का कानून देता है इसकी इजाजत। इसमें आप कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं, यह सभी चीजें भी मेंशन है, जैसे कि डीएनए प्रोफाइलिंग करवाना, ब्लड सैंपल्स लेना, ब्लड टेस्ट करवाना, खून के धब्बों की जांच करवाना, मर्डर केस में बहुत बार होता है, रेप केस में भी बहुत बार होता है, वीर्य जांच करवाना, थूक की जांच करवाना, पसीने की जांच करवाना, बाल के नमूने की जांच करवाना, उंगली के नाखून का सैंपल लेकर के उसकी जांच करवाना। ऐसी अनेक जांचें हैं। अगर कोई मेडिकल एक्सपर्ट है, किसी केस से जुड़ा हुआ है और वह मान लेता है कि हाँ जी यह टेस्ट होना जरूरी है, तो बिल्कुल वह टेस्ट होगा, लीगली होगा, पूरी चीजें जो है वह डिफाइंड पहले से ही है, तो देश का कानून इजाजत बिल्कुल देता है। पर इस टेस्ट को करा लेने के बाद जो रिपोर्ट आती है, उन रिपोर्टों की क्या प्रासंगिकता है, इस पक्ष को समझना भी जरूरी है। कुछ खास चीजें हैं, क्योंकि टेस्ट तो हो रहा है, यौन उत्पीड़न की वीडियोस वायरल हुई, व्यक्ति पता लगा कौन है, उसका पोटेंसी टेस्ट हो रहा है, पर पोटेंसी टेस्ट की जब रिपोर्ट पहुंच जाती है कोर्ट में, तो उस समय उसे किस रूप में समझा जाएगा, यह समझ लेते हैं। सबसे पहली बात आपको मैंने यही बताई कि जो आरोपी पक्ष है अपने बचाव के लिए दिखा सकता है कि वह यौन क्रियाओं के अंदर असमर्थ है, किसी भी रूप में वह यौन क्रिया नहीं कर सकता। तो इस जगह पर जो जांच दल है, वह जांच दल चीजें स्पष्ट करेगा कि व्यक्ति वास्तव में सक्षम है या वास्तव में अक्षम है, वह यहां से क्लियर हो जाएगी। अब इस पूरे टेस्ट के दौरान आप क्या समझ रहे हैं? हम इस पूरे टेस्ट के दौरान सिर्फ इतनी ही चीजें समझ ले रहे हैं कि जिस समय व्यक्ति का पोटेंसी टेस्ट हो रहा था, उस समय की स्थिति क्या थी। दरअसल जो यह पोटेंसी होती है, जो मर्दानगी की स्थिति होती है, या जो हम लोग की बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स वर्क करते हैं, देखो अलग अलग स्थिति में अलग अलग वर्क करते हैं, ये आपको मैं अभी भी क्लियर कर चुका हूं। यहाँ व्यक्ति को पता है कि जेल जाना पड़ सकता है, सजा हो सकती है मेरे को, तो उसका ब्रेन जो है ना, वह अलग अलग चीजों को रिफाइन कर रहा है, अलग अलग चीजों को सोच रहा है। अब ऐसी स्थिति के अंदर हम यहाँ पर चीजों को समझते हैं तो पता लग रहा है कि वास्तव में आपके जब गुप्तांग रिएक्ट करते हैं, तो आपके गुप्तांग या प्राइवेट पार्ट्स के रिएक्ट करने के ऊपर आपके साइकोलॉजिकल जो विचार होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, वह काफी प्रभाव डालते हैं। आपके जो आइडियाज चल रहे होते हैं मन में, उस समय वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं चीजों को, ये होता है। वही चीज यहाँ देखने को मिल रही है कि जिस समय इस व्यक्ति की जांच होगी, उस समय उसको पता होगा कि मेरे साथ आगे क्या क्या होगा, अगर मैं पास हुआ तो, फेल हुआ तो क्या क्या हुआ। और अलग अलग समय अलग अलग स्थिति होती है, ये हम देखते हैं। इसीलिए बहुत सारे डाइवोर्स होते हैं, बहुत सारे मामले सामने आते हैं, बहुत सारी चीजें हमने देखी है ना, कि बहुत सारे हस्बैंड वाइफ भी चीजों में ये चीजें क्लियर करते हैं कि तुम्हारा मूड नहीं बनता है, तुम्हारे मूड में नहीं आता है, तुम इस तरफ नहीं एक्टिव हो, इस तरफ ध्यान नहीं देते हो। अलग अलग कारण आते हैं, अलग अलग चीजें सामने आती हैं, होता है ये सब कुछ ना। ये सब क्या होता है, ये हमारी साइकोलॉजिकल जो आइडियाज होते हैं या हमारी मेंटल स्टेट होती है उस समय, उसका भी प्रभाव पड़ता है चीजों पे, तब जाकर के चीजें रिएक्ट करती हैं। तो इस समय चीजें हमें पता है कि भाई कैसी कैसी हैं, किस दबाव में है व्यक्ति, किन चीजों को सोच रहा है, तो उस सब के बावजूद जो होती हैं वह चीजें बदल भी सकती हैं, इसकी भी संभावना हो सकता है कि एक व्यक्ति सेक्सुअली एक्टिव हो, सब कुछ कर सकता हो, लेकिन उसके मन में टेंशन चल रही है, वो परेशान है, वो सोच रहा है कि मुझे जेल जाना पड़ेगा, सजा होगी, वह अपने दिमाग में इन चीजों को घुमाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो सेक्सुअल एक्टिवेट होना है उसको वह नहीं हो पाएगा। तो टेस्ट में रिजल्ट क्या आएगा? फेल। बचने की संभावना बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। तो इस पूरे टेस्ट के माध्यम से ऐसा नहीं है कि हम उसकी पूरी लाइफ जान सकते हैं कि वो किस समय सेक्सुअल एक्टिव रहता है, किन किन सिचुएशन में रहता है, किन किन सिचुएशंस में नहीं रहता। हालांकि प्रयास पूरा होता है कि हर एक चीज जानी समझी जाए, सामान्य परिस्थितियों में भी समझा जाए, पर मेंटल स्टेट तो अलग है ना, इस समय चीजें तो अलग चल रही है, यह भी यहाँ पर पता लग रहा है। पर इस पूरे टेस्ट के माध्यम से आप सिर्फ इतना जान सकते हैं कि जिस समय जांच आप करा रहे थे, उस समय व्यक्ति की स्थिति क्या थी, वह सेक्सुअली किस रूप में आपके सामने आया, सिर्फ उतना ही जान सकते हैं। उससे पहले की स्थिति, उसके बाद की स्थिति आप नहीं जान सकते। बहुत सारे लोग तो क्रिटिसाइज भी करते हैं, कहते हैं कि यह टेस्ट बहुत अधिक सही नहीं है,
बहुत सारी चीजें ठीक से नहीं बताता, क्योंकि जो इस प्रकार की गतिविधि होती है, आप जो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, उसके ऊपर एनवायरमेंट का फर्क पड़ता है, आपके जीवन में चल रही चीजों का फर्क पड़ता है। वैवाहिक जीवन में होता है, अगर आपके जीवन में बहुत सारी टेंशन चल रही होती है तो आप इस तरफ डाइवर्ट नहीं होते, इस तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, यह भी चीजें होती है। तो ठीक उसी प्रकार से इसको जोड़ा जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। इसके साथ क्रिटिसाइज किया जाता है टू फिंगर टेस्ट को भी। टू फिंगर टेस्ट सभी को पता होगा, जनरली पढ़ा होगा। तो टू फिंगर टेस्ट के अंदर आपको क्या पता लगता है, जब जब कभी भी किसी के साथ बलात्कार किया जाता है, पहले चलता था, बैन किया हुआ फिलहाल देश में इसको, लेकिन टू फिंगर टेस्ट का किस प्रकार की स्थिति थी कि जब जब किसी के साथ बलात्कार होता था तो बलात्कार के समय यह जांच की जाती थी कि जो पीड़िता है वह एक्चुअल में सेक्सुअली एक्टिव रहती है या नहीं है। यानी कि बलात्कार की स्थिति यह थी कि पहली बार घटना हुई है या इससे पहले वह सेक्सुअली एक्टिव थी, यह जांच की जाती है। तो बाद में इसको क्रिटिसाइज किया गया, लोगों ने बोला कि ये तो टेस्ट बिल्कुल भी सही नहीं, रेप हुआ है। अगर मान लीजिए एक बार को कि वह सेक्सुअली एक्टिव थी भी, तो देखो बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं, पसंद मैटर करते हैं, कंफर्ट मैटर करते हैं। अब उसके बाद में कोई व्यक्ति जबरदस्ती चीजों को करेगा तो क्या उसको फिर आप बलात्कार के रूप में नहीं मानेंगे? ऑब्वियसली वो बलात्कार है, क्योंकि जबरदस्ती हुई है चीजें। तो आप इस प्रकार टू फिंगर टेस्ट करते हुए चीजों को क्लियर नहीं कर सकते हैं, प्रूव नहीं कर सकते। तो उसको भी क्रिटिसाइज किया गया था, बैन कर दिया गया था। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि पोटेंसी टेस्ट भी बहुत सटीक रिजल्ट नहीं देती है, नहीं बताता कि बहुत सारी चीजें सही है। और 2013 के बाद से तो हमारे देश के कानून भी बदल गए हैं। ऐसा माना जाता है कि 2013 से पहले तो इस टेस्ट की कुछ खास प्रासंगिकता हुई भी करती थी, लेकिन 2013 के बाद से तो इस टेस्ट की प्रासंगिकता भी काफी गिर गई है। क्यों? क्योंकि 2013 में हमारे देश में एक खास संशोधन हुआ, एक कानून में संशोधन होता है आईपीसी सेक्शन 375 में। क्या है इसके अंदर? दरअसल आईपीसी सेक्शन 375 बताता है रेप की डेफिनेशन के बारे में। 2013 से पहले इसमें जो रेप की डेफिनेशन थी वह सिर्फ इतनी ही थी कि अगर एक पुरुष के गुप्तांग एक महिला के गुप्तांगों के साथ संबंध बनाते हैं, इनका मिलन होता है, ये जबरदस्ती से होता है, तो इसे रेप माना जाएगा। हालांकि 2013 में चीजों को बदल दिया गया और इस परिभाषा को विस्तार दिया गया। अब परिभाषा यह कहती है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ जबरदस्ती अपने गुप्तांगों को जोड़ता है, मिलाता है, तो उसे रेप माना जाएगा, चाहे फिर वह शरीर का कोई भी अंग क्यों ना हो। तो डेफिनेशन को विस्तार दे दिया गया। अब डेफिनेशन को विस्तार देने के बाद में चीजें बदल गई और फिर एक्सपर्ट मानते हैं कि उसके बाद से पोटेंसी टेस्ट का कोई बहुत अधिक महत्व रह नहीं गया है। हालांकि इस पूरे मामले पे आप लोग का क्या कहना है? पोटेंसी टेस्ट आने वाले समय में केस पे प्रभाव डालेगा या नहीं डालेगा, इफेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा? लेकिन वास्तविक स्थिति जो भी है वह मैंने आपको पूरी तरह से स्पष्ट कर भी दी है। तो एक प्रश्न जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था कुछ इस प्रकार का है, बताइए इसका आंसर क्या है? अब तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं ना, अपने वीडियो को अच्छे से देखा है, जाना है, समझा है, कमेंट कर दीजिए, अपने नोट जरूर बना लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव है, तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। हालांकि आप लोग को आंसर भी चाहिए होगा, तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है, उम्मीद करता हूँ आंसर भी ठीक रहा होगा। तो बाकी बातें करेंगे हम लोग अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।